नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेज बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं दारा सिंह गुजर। देखिए दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास की। अपन भारतीय इतिहास का एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे थे दोस्तों जो आपके प्रत्येक एग्जाम के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि यहां से आपकी एग्जाम के अंदर दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों आपके साथ में जुड़ करके। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा दोस्तों कि एक बार अपने इस क्लास को दबा करके शेयर और लाइक कर दीजिए, जिससे आपके दोस्त भी इस क्लास को देख सके और पढ़ सके। दोस्तों चलते हैं अपन आगे। देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास में भारत का महान साम्राज्य गुप्त साम्राज्य, यानी कि गुप्त एम्पायर के बारे में दोस्तों अपन पढ़ रहे थे और आज उसी के अंदर चलते हैं। बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। अपन ने पिछली कक्षा के अंतर्गत सम्राट समुद्रगुप्त के विजयी अभियानों के बारे में चर्चा की थी। यानी कि पिछली कक्षा में दोस्तों अपने सम्राट समुद्रगुप्त के मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए जो अपने विजयी अभियान किए, वहां तक अपन ने जानकारी ले ली थी। इससे आगे चलते हैं कि आपके इस मगध साम्राज्य पर समुद्रगुप्त के बाद में कौन राजा बना या कौन शासक बना, यहां अपन एक बार देखते हैं। देखिए दोस्तों, चलते हैं। तैयार हो जाइए आप और देखिए बेटा, शुरुआत करते हैं। बहुत आनंद आएगा। अरे नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों आप सभी को के साथ के मैं बीच में जुड़ करके बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए बेटा, अपन शुरुआत करते हैं। देखिए, गुप्त साम्राज्य अपन पढ़ रहे थे, उसमें गुप्त साम्राज्य में दोस्तों अपन ने समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा कर ले। देखिए दोस्तों, हमें इतिहास के अंदर आपके समुद्रगुप्त के 2 उत्तराधिकारियों की हमें चर्चा प्राप्त होती है। इतिहास में अभी भी ये बहुत बड़ा विवादास्पद प्रश्न है दोस्तों आपका कि समुद्रगुप्त के बाद में मगध साम्राज्य के ऊपर किस व्यक्ति ने शासन किया या कौन सा व्यक्ति आपके मगध साम्राज्य के ऊपर शासन करता है। देखिए बेटा, हमें समुद्रगुप्त के बाद में कई इतिहासकारों ने रामगुप्त नाम के व्यक्ति को मगध का राजा बताया जाता है, लेकिन दोस्तों कई इतिहासकारों ने मगध साम्राज्य पर समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त सेकंड को मगध का राजा बताते हैं। ये प्रश्न दोस्तों इतिहास में बहुत बड़ा विवादास्पद है। यहां ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं ये दोनों की पहले कौन से व्यक्ति ने मगध के ऊपर शासन किया। देखिए दोस्तों, जो इतिहासकारों ने जो निष्कर्ष निकाला उसके आधार पर अपन देखते हैं। बेटा एक बार देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अपन देखते हैं कि मगध के ऊपर समुद्रगुप्त के बाद में दोस्तों कई इतिहासकारों ने यह पाया है, यानी कि कई इतिहास के अंतर्गत हमें कई अभिलेख, कई मुद्राएं प्राप्त होने के आधार पर इतिहासकारों ने यह निष्कर्ष निकाला कि समुद्रगुप्त के बाद में उसका बेटा कौन, रामगुप्त मगध साम्राज्य का राजा बना। ध्यान देना बेटा, मगध साम्राज्य का राजा समुद्रगुप्त के बाद में कौन बनता है? रामगुप्त मगध साम्राज्य का राजा बनता है। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, इसका जो समय है बहुत सीमित है। इतिहास में इतना अच्छी तरीके से इसका इतिहास हमें प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए दोस्तों इतिहासकार इसकी स्थिति भी बहुत कम दृष्टि से इसको देखते हैं मगध साम्राज्य के ऊपर। कई ऐसे अभिलेख है, कई ऐसे सिक्के हैं जहां से दोस्तों हमें इस रामगुप्त के मगध साम्राज्य के ऊपर शासन करने की स्थिति स्पष्ट होती है कि समुद्रगुप्त के बाद में मगध साम्राज्य पर रामगुप्त नाम का व्यक्ति शासक बनता है और राज्य करता है। देखिए दोस्तों, हमें कहां कहां से इस महान व्यक्ति की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए बेटा,
सबसे पहले अपन देखते हैं साहित्यिक स्थिति। साहित्यिक स्थिति कि कौन कौन से साहित्य के अंदर हमें रामगुप्त के बारे में उल्लेख मिलता है कि इसने समुद्रगुप्त के बाद में आपके मगध साम्राज्य के ऊपर शासन किया था। देखिए बेटा, पहला आता है आपका बाणभट्ट का हर्ष चरित्र। बाणभट्ट का हर्ष चरित्र इस महान ग्रंथ के अंतर्गत हमें इस महान राजा के बारे में उल्लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त के बाद में मगध साम्राज्य के ऊपर किस व्यक्ति ने शासन किया। रामगुप्त ने शासन किया। कहां से जानकारी मिल रही है दोस्तों? देखिए, कुषाण शासक कनिष्क था और उसका यहां से जानकारी मिल गए। आगे अपन देखते हैं बेटा, विशाखा दत्त का देवी चंद्राम गुप्तम। विशाखा दत्त का देवी चंद्राम गुप्तम ये ग्रंथ है बेटा। चंद्रगुप्त सेकंड के समय विशाखा दत्त ने ग्रंथ लिखा देवी चंद्राम गुप्तम। इस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है कि रामगुप्त आपके मगध साम्राज्य का राजा बनता है। आगे आता है बेटा, भोज राजा था। भोज का श्रृंगार रस। भोज का श्रृंगार रस से भी हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है बेटा। अब देखिए कौन कौन से अभिलेखों से जानकारी मिलती है। अभिलेख देखिए बेटा, सबसे पहले इस रामगुप्त के बारे में हमें अभिलेखों से प्राप्त जानकारी होती है कि खंबात का लेख। कौन सा लेख बेटा? खंबात का लेख। उसके बाद में बेटा विदिशा का लेख। विदिशा का लेख। विदिशा के लेख के बाद में संजन लेख और संजन लेख के बाद में बेटा काम्बे का लेख। काम्बे के लेख के बाद में बेटा इसकी जानकारी में प्राप्त होती है एरन और भिल्सा का लेख। एक बार इधर देखिए बेटा, अपने इसकी स्थिति को स्पष्ट करते हैं कि आपके गुप्त साम्राज्य में सम्राट समुद्रगुप्त के बाद में हमें इतिहासकारों के अंदर ये प्रश्न बहुत बड़ा विवादास्पद स्थिति में रहा। इतिहासकारों ये स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके कि मगध साम्राज्य के ऊपर समुद्रगुप्त के बाद में कौन शासन करता। अरे बेटा नमस्कार, राधे राधे। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा आपका इस क्लास के अंतर्गत जुड़ करके। एक बार दोस्तों अपने इस क्लास को दबा करके शेयर और लाइक कर दीजिए, तभी देखिए दोस्तों कितना आनंद आता है और इस क्लास के बारे में आपके साथियों को भी पता चले जाता है। तो दोस्तों देखिए, आगे अपन बात करते हैं आपके गुप्त साम्राज्य, गुप्त एम्पायर के बारे में। देखिए कि समुद्रगुप्त के बाद में उसका बेटा रामगुप्त आपका मगध साम्राज्य का राजा बनता। जानकारी कहां से मिलती है? कहीं ऐसे अभिलेख है, कहीं ऐसे ग्रंथ है जो बेटा इस रामगुप्त को चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले मगध का राजा बताते हैं या अपनी स्थिति स्पष्ट करते हैं कि मगध के राज्य पर चंद्रगुप्त के बाद में समुद्रगुप्त के बाद में रामगुप्त शासक बनता है। जानकारी कहां से मिल रही है? देखिए साहित्यिक स्थिति देखते हैं। बाणभट्ट ने एक अपना ग्रंथ लिखा है हर्षचरित्र, यानी कि राजा हर्ष के समय में इसने अपना ग्रंथ लिखा। हर्षचरित्र में इस बात का उल्लेख किया है बाणभट्ट ने। दूसरा ग्रंथ आता आपका विशाखा दत्त का देवी चंद्रगुप्तम। इस ग्रंथ से भी हमें जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त के बाद में मगध का राजा रामगुप्त नाम का व्यक्ति बनता है। यहां तक स्थिति क्लियर है बेटा? देखिए आगे
मध्यकाल में राजा हुआ आपका भोज। भोज के समय एक उसने ग्रंथ लिखा श्रृंगार रस। इस ग्रंथ में दोस्तों भोज कहता है कि मगध साम्राज्य पर समुद्रगुप्त के बाद में कौन राजा बनता है? श्रृंगार प्रकाश बेटा, सॉरी, भोज का श्रृंगार प्रकाश में उल्लेख है कि समुद्रगुप्त के बाद में रामगुप्त नाम का व्यक्ति मगध का राजा बनता है। यहां तक स्थिति स्पष्ट है। आगे चलिए देखिए, अब कौन कौन से ऐसे अभिलेख है जहां से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि इसने मगध साम्राज्य के ऊपर शासन किया था। देखिए बेटा कि खंबात का अभिलेख है। इस अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त के बाद में इस महान व्यक्ति ने मगध के साम्राज्य पर अपना राज्य किया था। उसके बाद में विदिशा का लेख, विदिशा के लेख के बाद संजन का लेख, काम्बे का लेख, एरन और बिलसा के लेख से भी हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। और इनके बाद में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि इसकी और ज्यादा जानकारी हमें इतिहास में प्राप्त हो, क्योंकि गुप्त काल में इस रामगुप्त नामक जो शासक हुआ इसकी इतिहास में इतनी स्पष्ट स्थिति नहीं है कि इसकी हमें कोई ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। तो आपका ये रामगुप्त यहीं पर खत्म होता है। ध्यान देना, कई बार ये पूछ लेता है तो थोड़ा इनके बारे में ध्यान रखना कि रामगुप्त की जानकारी कौन कौन से अभिलेख, कौन कौन से ग्रंथों से हमें प्राप्त होती है। चलते हैं आगे, आपके चंद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। देखिए बेटा, चंद्रगुप्त द्वितीय, समय है इसका बेटा 375 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक। इस समय में इस महान व्यक्ति ने मगध साम्राज्य के ऊपर शासन किया। देखिए इसके नाम देख लेते हैं कि इसने कौन कौन से नाम, इसको हमें इतिहास में प्राप्त होते हैं। देखिए सांची का अभिलेख है और इस अभिलेख में सांची के अभिलेख में देखिए कौन कौन सी जानकारी हमें प्राप्त होती है। देवगुप्त, देवराज, विक्रमादित्य, ये हमें कहां से प्राप्त हो रही है बेटा? देखिए सांची का अभिलेख है। सांची के इस अभिलेख से हमें दोस्तों गुप्त काल के महान दूसरे राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इसके नामों के सांची के अभिलेख से हमें इसके नाम देवगुप्त, देवराज और विक्रमादित्य नामों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। कई बार आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि विक्रमादित्य नाम का उल्लेख हमें कहां से प्राप्त होता है, तो ध्यान देना कहां से बेटा? सांची के अभिलेख से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। अरे नमस्कार बेटा, नमस्कार, राधे राधे, गुड आफ्टरनून बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए दोस्तों आगे अपन चलते हैं बेटा। इसकी और भी हमें कई नाम मिलते हैं। देखिए अन्य उपाधियां, अन्य उपाधियां कि इस महान राजा की हमें इतिहास में कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त होती है। देखिए बेटा देखिए उपाधियां प्राप्त हो रही है। परम भागवत, और परम भागवत के बाद में विक्रमांक, और विक्रमांक के बाद में विक्रमादित्य। ये हमें इतिहास में इस महान व्यक्ति की उपाधियां
प्राप्त होती है। दोस्तों एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए, बहुत आनंद आएगा। दोस्तों इतिहास पढ़ने में आपको लगेगा नहीं कि अपन क्या पढ़ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ अगर एक बार आपने ध्यान दे करके इसको समझ लिया और पढ़ लिया तो दोस्तों मैं ये कहता हूं कि 100% आपका इसके बाहर क्वेश्चन गुप्त काल के अंदर से नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको इतना अच्छे तरीके से इतने अंदर से आपको ये इतिहास अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों कि आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं होगा। लेकिन एक बार आप ध्यान देकर के इधर देखिए दोस्तों कितना मजा आता है और कितना आनंद आता है। देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त के अपन बारे में अपन देख रहे हैं कि गुप्त काल में मगध साम्राज्य पर चंद्रगुप्त नाम का व्यक्ति 375 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का राजा बनता है। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय मगध साम्राज्य का राजा इस समय के दौरान दोस्तों यह अपना शासन करता है। देखिए दोस्तों इतिहास में हमें इसके कई नाम और कई उपाधियां प्राप्त होती है। देखिए इधर आइए देखते हैं कि एक अभिलेख है सांची का और इस अभिलेख में दोस्तों हमें आपके इस चंद्रगुप्त द्वितीय की हमें नाम प्राप्त होते हैं, देवगुप्त, देवराज और देवश्री। कहां से प्राप्त हो रहे हैं बेटा? कहां से हो रहे हैं? सांची के अभिलेख से। क्या नाम कि देवगुप्त, देवराज और देवश्री इस चंद्रगुप्त के हमें सांची के अभिलेख से ये नाम प्राप्त होते हैं। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे चलते हैं। इसकी हमें इतिहास में अन्य उपलब्धियां उपाधियां प्राप्त होती है। देखिए कौन कौन सी प्राप्त होती है इतिहास में कि इसने परम भागवत की उपाधि धारण की, इसने विक्रमांक की उपाधि धारण की और इसने दोस्तों आपके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि धारण के। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है, यहां तक मामला क्लियर है। दोस्तों आगे चले, देखिए चलते हैं कि इतिहास में और हमें क्या क्या प्राप्त होता है। इस महान राजा के बारे में देखते हैं बेटा, बहुत आनंद आएगा। सारे सभी को नमस्कार बेटा, नमस्कार, राधे राधे। बहुत अच्छा लग रहा बेटा। एक बार आप इस क्लास को बेटा शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा जिससे आपके साथियों को पता चले सके। चलते हैं बेटा आगे, देखिए आगे अपन चलते हैं बेटा और इसके बारे में चर्चा करते हैं कि आगे क्या है और क्या नहीं है। देखिए देखिए चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त ने वैवाहिक संबंधों से अपने स्थिति मजबूत की। यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड ने दोस्तों जब इसने अपना शासनभार संभाला मगध राज्य का, तो शासनभार संभालते ही दोस्तों इसने अपने कई वैवाहिक किए और उन वैवाहिक संबंधों से दोस्तों इसने अपने मगध साम्राज्य की स्थिति को क्या किया? मजबूत किया। अब देखते हैं कि इसने कौन कौन से विवाह किए और क्या था क्या नहीं था। देखिए बेटा इसने नागवंशी राजकुमारी थी दोस्तों, कुबेर नागा से क्या किया? विवाह किया। हो गया पहला विवाह।
कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंशी राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया और मगध साम्राज्य को कुबेर यानी कि नाग राजाओं से दोस्तों क्या मिल गई, छूट मिल गई कि अब नागवंशी राजा मगध के ऊपर आक्रमण नहीं करे सकते। क्यों? क्योंकि इसने उनके साथ वैवाहिक स्थिति यानी कि विवाह कर लिया इस वंश में, और विवाह करने के उपरांत मगध साम्राज्य अपने एक पंजाब की तरफ ये वंश शासन करता था और इधर की जो सीमा थी वो दोस्तों मजबूत हो गई। इधर से इसको कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। और दोस्तों इसके विवाह करने के बाद में इसकी एक पुत्री हुई है, इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, प्रभावती गुप्त। आगे अपन पढ़ेंगे इसके बारे में कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंशी राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया और इन दोनों से एक पुत्री हुई और उसका नाम क्या था, प्रभावती गुप्त, जो आपके इतिहास में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अपन देखेंगे बेटा इसके बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे। देखते हैं आगे। देखिए जो प्रभावती गुप्त थी, इसकी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश में रुद्रसेन सेकंड के साथ हुआ था। किसके साथ बेटा? दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था वाकाटक वंश, और इस वंश में चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह कर दिया। और दक्षिण की तरफ से भी मगध साम्राज्य को इसने क्या कर लिया, मजबूत कर लिया कि अब इधर से भी इसको कोई भय और डर नहीं था कि दक्षिण का वाकाटक वंश मगध के ऊपर आक्रमण कर सके। आगे देखिए, आगे अपन देखते हैं बेटा। चंद्रगुप्त की एक अन्य रानी ध्रुव स्वामिनी थी, जिससे कुमार गुप्त का जन्म हुआ। देखिए बेटा चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। एक बार इधर देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए। अच्छी तरीके से इसको अपन एक बार देख लेते हैं बेटा। देखिए चंद्रगुप्त ने अपने राज्य की स्थिति वैवाहिक संबंधों के द्वारा मजबूत की। ध्यान देना, इसने युद्ध कम किए, जबकि अपने संबंधों के द्वारा, वैवाहिक संबंधों के द्वारा इसने मगध साम्राज्य की स्थिति को मजबूत किया। चारों तरफ अपने राज्य की चारों तरफ सीमाओं की ओर इसने अपने संबंध स्थापित किए, जिससे मगध साम्राज्य एक मजबूत स्थिति में पहुंच गया। देखिए बेटा चंद्रगुप्त ने नागवंशी राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। नागवंशी राजा आपके पंजाब राज्य के आसपास के क्षेत्रों में इनका शासन था। और दोस्तों कुबेर नागा से विवाह के बाद में चंद्रगुप्त और कुबेर नागा से एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम था प्रभावती गुप्त, जो दोस्तों आपके इतिहास में इसका बहुत नाम है। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में महान साम्राज्य वाकाटक वंश में इसका विवाह हुआ था। वाकाटक वंश के एक राजा थे रुद्रसेन द्वितीय से प्रभावती गुप्त का विवाह हुआ था। किसके साथ? रुद्रसेन द्वितीय के साथ। देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त की हमें एक रानी और है ध्रुव स्वामिनी, जिससे दोस्तों कुमार गुप्त यानी कि कुमार गुप्त का जन्म होता है। किससे होता है? कुमार गुप्त का जन्म।
तो यहां तक कोई समस्या? आगे चले देखिए। देखिए बेटा, चंद्रगुप्त सेकंड, एक बार इधर शॉर्ट में समझने का प्रयास कीजिए। कुबेर नागा, दूसरी रानी का हमें नाम प्राप्त होता है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी देखिए, कुबेर नागा की पुत्री थी कौन? प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त थी, इसका एक पुत्र था, क्या नाम है? कुमार गुप्त। अब देखिए बेटा, प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश में रुद्रसेन द्वितीय किसके साथ हो गया? रुद्रसेन द्वितीय। इसके एक पुत्र हुआ बेटा, इन दोनों से पुत्र, और पुत्र का नाम था बेटा, क्या नाम था? पृथ्वी सेन। क्या नाम था बेटा? वाकाटक वंश में जब प्रभावती गुप्त का विवाह हुआ तो उसके पुत्र का क्या नाम था? पृथ्वी सेन। एक बार इधर देखिए, दोबारा समझ लीजिए। चंद्रगुप्त की रानियां, हमें दो रानियां का नाम इतिहास में प्राप्त होता है, कुबेर नागा से एक पुत्री होती है उत्पान, प्रभावती गुप्त है, और इसका विवाह दोस्तों आपके दक्षिण भारत के महान साम्राज्य वाकाटक साम्राज्य वंश में होता है, और इसके पति का नाम था क्या? रुद्रसेन द्वितीय। क्या नाम था इसके पति का बेटा? रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन और प्रभावती गुप्त से एक पुत्र का जन्म होता है और उसका नाम है पृथ्वी सेन। बहुत वाकाटक वंश में इसका नाम बहुत चलता है, बहुत मिलता है, बहुत प्रसिद्ध था, इसलिए अपन देख रहे हैं। इसकी दूसरी रानी का नाम हमें प्राप्त होता है ध्रुव स्वामिनी। इससे एक पुत्र होता है कुमार गुप्त, जो आपका चंद्रगुप्त के बाद में आगे चल करके मगध का राजा बनता है। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे। अरे नमस्कार बेटा, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, राम राम, नमस्कार। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। देखिए चलते हैं आगे बेटा। देखिए आगे देखते हैं बेटा। चंद्रगुप्त ने वाकाटक राजाओं की सहायता से रुद्रसेन ने वाकाटक राजाओं की सहायता से बेटा शक राजा रुद्रसेन तृतीय को पराजित किया। किसकी सहायता से? चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक राजाओं के साथ अपने संबंध स्थापित कर लिए और इन राजाओं की सहायता से इसने शक राजा रुद्रसेन तृतीय को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? देखिए जानकारी
इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है उदयगिरि अभिलेख और सांची का अभिलेख। इन दोनों अभिलेखों से हमें इस युद्ध की और रुद्रसेन तृतीय को पराजित करने की जानकारी इतिहास में हमें प्राप्त होती है। बेटा आगे देखते हैं। देखिए इस विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने मालवा और गुजरात में क्या किया? आपको ध्यान होगा इतिहास में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो यही है। गुजरात में चांदी के व्याघ्र अंकित सिक्के चलाए। देखिए इधर देखने का प्रयास कीजिए। अरे नमस्कार बेटा, नमस्कार, राम राम, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए आगे, चंद्रगुप्त ने वाकाटक राजाओं की सहायता से गुजरात राज्य में शक राजाओं का शासन था और वाकाटक चंद्रगुप्त ने वाकाटक राजाओं की सहायता से बेटा शक राजाओं को पराजित किया और इन शक राजाओं का शासन गुजरात में था। देखिए इन शक राजाओं का राजा कौन था या राजा शासक कौन था? रुद्रसेन तृतीय, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात के शक राजाओं को पराजित किया। शक राजा का नाम था रुद्रसेन तृतीय। किसकी सहायता ले? वाकाटक राजा की। किसको पराजित किया? शक राजा रुद्रसेन तृतीय को। इस युद्ध की हमें जानकारी इतिहास में कहां से होती है? दोस्तों देखिए उदयगिरि अभिलेख और सांची के लेख से ये जानकारी प्राप्त होती है कि मगध के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक राजाओं की सहायता से सौराष्ट्र या गुजरात के शक राजा रुद्रसेन तृतीय को क्या किया? पराजित किया था। यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए दोस्तों इतिहास में और आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है और कौन सा क्वेश्चन है? देखिए कि इस विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा और गुजरात के अंदर चांदी के सिक्के चलाए। कौन से सिक्के? चांदी के सिक्के जारी किए और उन सिक्कों पर दोस्तों व्याघ्र की आकृति अंकित थी। किसकी आकृति बेटा? व्याघ्र की आकृति अंकित थी। ध्यान देना कि शक राजाओं पर विजय के बाद में गुप्त साम्राज्य के महान राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने व्याघ्र अंकित चांदी के सिक्के जारी किए। तो यहां तक दोस्तों कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं आगे। देखिए बेटा आगे अपन चलते हैं। इन सिक्कों को चलाने के बाद चंद्रगुप्त
सकारी कहलाया। क्या कहलाया बेटा? इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद में चांदी के सिक्के चलाए और चांदी के सिक्के चलाने के बाद इतिहास में सकारी के नाम से प्रसिद्ध हुआ या सकारी के नाम से जाना गया। कौन? विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद में देखिए बेटा, चंद्रगुप्त का प्रधान सचिव वीरसेन था। कौन था? वीरसेन। आगे देखिए बेटा, इसका प्रधान सेनापति आम्रकादव था। कौन था? आम्रकादव। आगे देखिए, इसने सिंधु तट पर स्थित राज्य बहलिक व बंगाल को भी बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। अब इसकी जानकारी में कहा मिल रही है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंधु तट पर स्थित बहलिक राज्य और बंगाल पर भी अपने विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों इसकी जानकारी में प्राप्त होती है। देखिए बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है जानकारी। महरौली का अभिलेख। किस अभिलेख में? कि महरौली का जो अभिलेख है, इसको आगे पढ़ेंगे जब अपन गुप्त काल की कला और संस्कृति देखेंगे, वहां पर इसके बारे में स्पष्ट या विशेष रूप से इसका वर्णन देखेंगे। बेटा देखिए, एक बार इधर देख लीजिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के बाद में चांदी के सिक्के चलाए और किस नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ? सकारी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद देखिए कि चंद्रगुप्त का प्रधान सचिव का हमें नाम प्राप्त होता है। क्या नाम था बेटा? वीरसेन या वीरसेन था। क्या नाम था? वीरसेन। हमें इसके एक प्रधान सेनापति का भी नाम प्राप्त होता है और उसका नाम था आम्रकादव। क्या नाम था बेटा? आम्रकादव। कि चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति का क्या नाम था? आम्रकादव। उसके बाद में देखिए बेटा, हमें इसके सिंधु तट पर स्थित एक राज्य बहलिक और बंगाल राज्य पर विजय प्राप्त करने का भी हमें इतिहास में उल्लेख प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों इसकी जानकारी कहां से मिलती है? आपने खूब नाम सुना होगा, खूब आपने दोस्तों इतिहास में पढ़ा होगा। महरौली का स्तंभ लेख जो अभी वर्तमान में दिल्ली के अंदर स्थापित है, इस अभिलेख या स्तंभ लेख से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है इतिहास में कि सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंधु तट पर स्थित बहलिक राज्य और बंगाल राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया। महरौली स्तंभ लेख के बारे में दोस्तों अपन आगे चर्चा करेंगे। तो यहां तक दोस्तों कोई समस्या? चले आगे, देखिए चलते हैं आगे बेटा।
देखते हैं अपन आगे। देखिए, चीनी यात्री फायान इसके समय भारत आया था। कौन था? चीनी यात्री था फायान, और फायान चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। देखिए दोस्तों, इसका जो समय है कि कौन से समय में यह भारत आया, देखिए 394 से 414 हमें इसका समय प्राप्त होता है कि इस समय यह भारत आया और भारत के अंदर रहा। लेकिन यह चंद्रगुप्त के दरबार में नहीं गया था। फायान भारत आया और इस समय के दौरान भारत में रहा, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कभी भी फायान उसके दरबार में उपस्थित नहीं हो सका। ध्यान रखना। आगे अपन बात करते हैं। इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन व्यवस्था व समाज की प्रशंसा की। किसने? चीनी यात्री फायान ने। लेकिन इसने किसी भी राजा का नाम का उल्लेख नहीं किया। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं बेटा। एक बार इधर देखिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य का महान राजा था। समुद्रगुप्त के बाद में यह भी गुप्त साम्राज्य को बहुत अच्छे स्तर पर पहुंचा दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान भारत आया। इसका समय है 394 ईस्वी से 414 ईस्वी तक यह भारत के अंदर रहा। भारत के अंदर फायान घुमा फिरा, यहाँ की हर व्यवस्था, हर स्थिति को फायान ने देखा। यानी कि यहाँ की कला संस्कृति, यहाँ के बौद्ध धर्मगान, यहाँ के विश्वविद्यालयों का इसने अध्ययन किया, देखा, हर स्थिति और परिस्थिति को इसने देखा। लेकिन दोस्तों, यह व्यक्ति कभी भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में उपस्थित नहीं हो सका, यानी कि कभी भी इसके दरबार में नहीं जा सका। देखिए बेटा, आगे इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन व्यवस्था और समाज की प्रशंसा फायान ने की है। ध्यान देना कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल की प्रशंसा कौन कर रहा है? चीनी यात्री फायान इसके शासन काल की या शासन व्यवस्था की प्रशंसा करता है। देखिए बेटा, लेकिन इसने किसी भी राजा का उल्लेख अपने ग्रंथ के अंतर्गत यह नहीं करता है। समस्या यही हो जाती है कि फायान जब भारत आया था तो उस समय भारत के मगध साम्राज्य पर राजा कौन था? क्यों? क्योंकि वो तो स्वयं उल्लेख नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इस समय से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय गुप्त काल में या गुप्त साम्राज्य का, मगध साम्राज्य के ऊपर शासन किसका था? चंद्रगुप्त द्वितीय का।
तो यहां तक दोस्तों कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों अपन अब आगे की क्लास कल करते हैं और सभी दोस्तों को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, आप अपने मेहनत को और बढ़ा दीजिए और इतनी जबरदस्त मेहनत कीजिए दोस्तों कि सफलता भी आपके पैर चूमने एक दिन लग जाएगी। तो दोस्तों आप दबा करके मेहनत कीजिए, परिणाम आपके सामने होगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अब कल इसी समय और इसी जोश के साथ। नमस्कार दोस्तों।